नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके फॉर झारखंड। इस चैनल पर आपको झारखंड से जुड़े महत्वपूर्ण जीके, जिसे परीक्षाओं से संबंधित जानकारी मिलती है। और आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ नक्शे पर खींची गई कुछ नीली रेखाओं के बारे में नहीं है। बिल्कुल। आज का विषय है झारखंड की नदियां, जो सतह से देखने पर शायद भूगोल का एक साधारण सा अध्याय लगे, लेकिन अगर इस पूरे भूगोल को दिमाग में बैठाना है तो स्रोत सामग्री में नदियों की दिशा का एक बहुत ही शानदार मेंटल मैप दिया गया है। पूरे सिस्टम को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। सही। ये मेंटल मैप विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है। पहले हिस्से की बात करते हैं, उत्तरवर्ती नदियां। यानी वे नदियां जो पठार की ऊंचाई से जन्म लेती हैं और उत्तर दिशा की तरफ बहना शुरू करती हैं। इनका एक ही अंतिम लक्ष्य होता है, किसी तरह उत्तर की ओर बहते हुए गंगा या उसकी सहायक नदियों में जाके मिल जाना। इसमें सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन और सकरी जैसी प्रमुख नदियां शामिल हैं। और दूसरा हिस्सा उन नदियों का है जो पठार से निकलकर दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर अपनी राह चुनती हैं। ये नदियां उत्तर के मैदानी इलाकों की तरफ जाने के बजाय बंगाल या उड़ीसा की तरफ बहती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि राज्य की सबसे ताकतवर और मशहूर नदियां इसी दूसरे समूह का हिस्सा हैं, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी और अजय नदी। अब चूंकि हमारे दिमाग में एक स्पष्ट दिशा निर्देश बन चुका है, तो क्यों ना सीधे उस नदी की गहराई में उतरा जाए जिसका नाम झारखंड के इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल तीनों में सबसे गहरे अक्षरों में लिखा है। दामोदर नदी। बिल्कुल। ये सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, बल्कि एक ऐसी नदी है जिसने पूरे पूर्वी भारत की औद्योगिक क्रांति की नींव रखी है। दामोदर का नाम सुनते ही एक अलग सी भव्यता का एहसास होता है। ये झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र से इसका जन्म होता है। जरा इसकी विशालता देखिए। झारखंड के भीतर इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये दूरी लगभग वैसी ही है जैसे दिल्ली से जयपुर तक का सफर तय करना, और वो भी कठोर चट्टानों को काटते हुए। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है और ये अपना सफर बंगाल में हुगली नदी में मिलकर खत्म करती है। और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे देवनद कहा गया था, यानी देवताओं की नदी। लेकिन जमीनी हकीकत में इस देवनद का बर्ताव देवताओं जैसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। देवनद का ये नाम इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास लगता है। एक समय ऐसा था जब इस नदी का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। अपनी भयंकर और अनियंत्रित बाढ़ के कारण इसे इतिहास में बंगाल का शोक कहा जाता था। बारिश के मौसम में जब छोटा नागपुर के पठारों से अथाह पानी एक साथ नीचे गिरता था, तो दामोदर अपने किनारों को तोड़कर बंगाल के मैदानी इलाकों में घुस जाती थी। गांव के गांव, फसलें, सब कुछ बह जाता था। ये तबाही इतनी खौफनाक थी कि इसे रोकना तत्कालीन सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन आज की विडंबना देखिए, जो नदी कभी अपनी विनाशकारी ताकत के लिए जानी जाती थी, आज वही दामोदर राज्य की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी बन चुकी है। शोक से शक्ति तक का इसका सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। 1948 का साल इस नदी के इतिहास में एक आहा मोमेंट लेकर आया। देश को आजाद हुए मुश्किल से 1 साल ही हुआ था और उसी साल दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी परियोजना की नींव रखी गई। और इसी डीवीसी परियोजना के पीछे एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है जो आज भी हैरान करता है। उस समय भारत के इंजीनियरों को एक ऐसे मॉडल की तलाश थी जो न सिर्फ बाढ़ को रोक सके, बल्कि पानी का इस्तेमाल करके बिजली भी बना सके। ये प्रेरणा अमेरिका से मिली थी ना? हाँ, 1930 के दशक में अमेरिका में टेनेसी घाटी प्राधिकरण यानी टीवीए नाम का एक सफल प्रयोग हुआ था। उसी अमेरिकी मॉडल की तर्ज पर स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के रूप में डीवीसी की स्थापना की गई। ये सिर्फ एक कागजी योजना नहीं थी। इसके तहत कई विशाल कंक्रीट के बांध बनाए गए। दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर है। इसी बराकर नदी पर 1953 में डीवीसी का पहला बांध बनकर तैयार हुआ, तिलैया बांध। और उसके बाद 1957 में इसी नदी पर मैथन बांध बना। सिलसिला यही नहीं रोका। कोनार नदी पर 1955 में कोनार बांध बनाया गया और फिर 1958 में दामोदर और बराकर नदी के संगम स्थल पर पंचेत बांध का निर्माण किया गया। इन बांधों का असर इतना चमत्कारी था कि बंगाल का शोक हमेशा के लिए शांत हो गया। बाढ़ रुक गई
और इसके बदले जो भारी मात्रा में जल विद्युत पैदा हुई, उसने इस पूरे क्षेत्र को एक विशाल औद्योगिक पावर हाउस में बदल दिया। कारखाने लगने लगे। दामोदर की इस भारी भरकम औद्योगिक दुनिया से निकलकर अब एक ऐसी नदी की तरफ चलते हैं जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने एक अजीब सी चमक आ जाती है। ये नाम है स्वर्ण रेखा नदी। बिल्कुल। रांची के नगड़ी गांव के पास एक जगह है रानी चुआ, जहां से ये निकलती है। 395 किलोमीटर लंबी इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा इसीलिए है क्योंकि सचमुच इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। स्रोत सामग्री में जिक्र है कि इसकी एक सहायक नदी है करकरी। करकरी नदी की रेत में आज भी गोल्ड फ्लेक्स मिलते हैं। स्थानीय आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से इस रेत को छानकर उसमें से सोना निकालने का काम करते आए हैं। रेत से सोना छानने की ये छवि बहुत काव्यात्मक लगती है। लेकिन भूगोल के नजरिए से स्वर्ण रेखा का एक और बहुत ही अनोखा पहलू है। ये पूरे झारखंड की इकलौती ऐसी नदी है जो किसी भी दूसरी बड़ी नदी के आगे घुटने नहीं टेकती। मतलब ये किसी की सहायक नदी नहीं बनती। इसका ये अकेला और स्वतंत्र प्रवाह इसे बाकी नदियों से अलग करता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसी स्वर्ण रेखा नदी के साथ एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच जुड़ा है जो विकास की बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करता है। जैविक मरुस्थल? हाँ, जो नदी समंदर तक स्वतंत्र सफर तय करती हो, जिसकी रेत से सोना निकलता हो, उसे आज के वैज्ञानिक जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डिजर्ट कहते हैं। एक जीवनदायिनी नदी भला मरुस्थल कैसे हो सकती है? ये सुनकर कोई भी विचलित हो सकता है। जैविक मरुस्थल उस जल निकाय को कहते हैं जहां बाहर से पानी तो बहता दिखता है, लेकिन उस पानी के भीतर जीवन का नामो निशान नहीं होता। क्योंकि स्वर्णरेखा का रास्ता जमशेदपुर जैसे भारी औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरता है। दशकों से इन बड़े कारखानों का जहरीला कचरा सीधे इस नदी में उड़ेला जा रहा है। और सिर्फ कारखाने नहीं, इसके जल ग्रहण क्षेत्र में जादूगोड़ा जैसी यूरेनियम की खदानें मौजूद हैं। यूरेनियम खदानों से निकलने वाला रेडियोधर्मी कचरा और उद्योगों के भारी रसायनों ने पानी की रासायनिक संरचना को अंदर से खोखला कर दिया है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर लगभग 0 पर पहुंच गया है और बिना ऑक्सीजन के मछलियां या कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। ये सोचना ही कितना डरावना है कि सतह के ऊपर कल कल करता हुआ पानी बह रहा है, लेकिन गहराई में एक शमशान जैसी खामोशी छाई हुई है। इंसानी विकास की अंधी दौड़ ने एक पूरी नदी की आत्मा ही छीन ली है। सच में। खैर, इस भारी और उदास कर देने वाले विषय से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राज्य के दक्षिणी हिस्से की ओर चलते हैं। यहाँ नदियों का एक बहुत ही शानदार नेटवर्क है जिसके साथ इतिहास के कुछ पन्ने जुड़े हैं। दक्षिणी कोयल और शंख नदी की बात करते हैं। दक्षिणी कोयल का जन्म भी उसी रांची के नगड़ी क्षेत्र से होता है जहां से स्वर्ण रेखा निकलती है, लेकिन इसका रास्ता अलग है। ये सारंडा के उन रहस्यमयी और घने जंगलों से होकर बहती है जो अपनी अद्भुत जैव विविधता के लिए मशहूर है। 285 किलोमीटर लंबी इस नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी का नाम है कारो। इसी कोयल और कारो नदी के नेटवर्क पर वो प्रसिद्ध कोयल कारो परियोजना प्रस्तावित थी। और दूसरी तरफ गुमला जिले के लुपुंगपाट इलाके से एक और शानदार नदी निकलती है, शंख नदी। ये करीब 240 किलोमीटर तक अपना सफर तय करती है। और ऐसी शंख नदी के नाम के साथ एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य जुड़ा है जो चौंका देता है। जब हम इतिहास खंगालते हैं तो मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में इसका जिक्र है। और बात सिर्फ मुगलों तक नहीं रुकती। प्राचीन काल में आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख किया है। इन दोनों दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है कि शंख नदी की गहराइयों से हीरे निकाले जाते थे। डायमंड्स। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब मुगल दरबारों में पहुंचने वाले बेशकीमती हीरे इसी पठार के जंगलों से निकाले जाते थे। एक तरफ स्वर्ण रेखा की रेत में सोना और दूसरी तरफ शंख नदी में हीरे। ये प्रमाण है कि छोटा नागपुर का ये पठार भूगर्भीय रूप से कितना संपन्न है। और एक दिलचस्प भौगोलिक घटना तब घटती है जब ये दोनों नदियां ओडिशा के वेदव्यास में आकर आपस में मिल जाती हैं। और इस संगम के बाद एक नई विशाल नदी जन्म लेती है, ब्राह्मणी नदी। क्या कमाल का सफर है नदियों का। और इस सफर में सिर्फ खलीज या इतिहास ही नहीं है, बेइंतहा प्राकृतिक खूबसूरती भी है। जलप्रपात है ना? बिल्कुल। जब ये नदियां छोटा नागपुर पठार के ऊंचे और कठोर किनारों से अचानक नीचे गिरती हैं तो राज्य के सबसे भव्य वाटरफॉल्स का निर्माण करती हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपना खुद का कोई आर्ट इंस्टॉलेशन बना दिया हो। अगर हम टोपोग्राफिकल डेटा देखें तो इनकी विशालता का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए रांची के पास स्वर्ण रेखा नदी पर 320 फुट ऊंचा प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात बनता है। 320 फीट,
यानी लगभग एक 30 मंजिला इमारत की ऊंचाई। जरा उस आवाज की कल्पना कीजिए। इसी तरह स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कामची पर दशम जलप्रपात बनता है, जहां पानी 10 अलग-अलग धाराओं में नीचे गिरता है। राढ़ू नदी पर जोन्हा प्रपात है। ये प्रकृति की अपार शक्ति के जीता जागता सबूत है। और अगर हम वापस शंख नदी की तरफ लौटें, जिसके बारे में हमने अभी हीरों की कहानी सुनी थी, तो गुमला के पास ये नदी जब पठार से छलांग लगाती है तो 200 फीट ऊंचा सदनी घाघ जलप्रपात बनाती है। ये सभी जगह आज शानदार पर्यटन स्थल बन गई हैं, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से ये इस बात का सबूत है कि पठार की ढलान कितनी अचानक और तीखी है। प्रपातों के साथ साथ कुछ सीमाओं का जिक्र करना भी जरूरी है। हमने मयूराक्षी नदी की बात की थी। हाँ, जो एकमात्र नौगम्य नदी है। इस पर दुमका के पास एक विशाल बांध बना है, जिसे मसंजोर बांध कहा जाता है। 1955 में कनाडा सरकार की मदद से बना था, इसलिए इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। इसी नदी के तट पर दुमका का प्रसिद्ध हिजला मेला लगता है। सीमाओं की बात हो रही है तो सोन नदी का जिक्र भी आना चाहिए। प्राचीन काल में इसे हिरण्यवाह कहा जाता था। ये मध्य प्रदेश से निकल कर आती है और झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों की उत्तरी सीमा बनाती है और अंत में गंगा में विलीन हो जाती है। इस सोन नदी की ताकत को बढ़ाती है इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल, जिसका जन्म रांची पठार के पिस्का के पास से होता है। औरंगा और अमानत जैसी नदियां इसकी प्रमुख उपनदियां हैं। अब अगर हम इस पूरे डीप डाइव के तमाम तथ्यों को एक साथ रखकर देखें तो एक तनावपूर्ण तस्वीर उभरती है। एक तरफ ये सच है कि ये नदियां राज्य का एक विशाल आर्थिक इंजन है। खेतों की सिंचाई हो, डीवीसी से पैदा होने वाली पनबिजली हो या स्टील और कोयला उद्योगों को पानी की आपूर्ति। अगर ये नदियां नहीं होंगी तो झारखंड के विकास के पहिए थम जाएंगे। यह विकास का उजला पहलू है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही डरावना है। पारिस्थितिक खतरा अब कोई भविष्य की चेतावनी नहीं, आज की सच्चाई है। नदियों के किनारों पर अंधाधुंध रेत खनन, जहरीला प्रदूषण, ये सब नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र का गला घोट रहे हैं। जैसा कि हमने स्वर्ण रेखा के मामले में देखा, उसका जैविक मरुस्थल बन जाना कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये एक मानव निर्मित आपदा है। और इसलिए इस अध्ययन का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। इस राज्य का भविष्य अब केवल एक ही चीज पर टिका है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। विकास जरूरी है, लेकिन अगर ये प्रकृति को खत्म करके हो रहा है तो वो विनाश लाएगा। नदियों के रास्तों का सम्मान करना और प्रदूषण रोकना ही एकमात्र रास्ता है। इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे सामने हैं। ये सोचना अजीब लगता है ना कि जिन नदियों के इतिहास में राजाओं को हीरे और सोने के कण मिलते थे, आज वे यूरेनियम और रासायनिक कचरे के बोझ तले दम तोड़ रही हैं। बिल्कुल। अगर 20वीं सदी में इन्हीं नदियों ने इस पठार को औद्योगिक महाशक्ति बनाया था, तो क्या 22वीं सदी में पानी की यही कमी और जहरीलापन उन उद्योगों को यहां से जाने पर मजबूर कर देगा? क्या भविष्य में ये राज्य सिर्फ इसलिए वीरान होने लगेगा क्योंकि यहां इंसानों के जिंदा रहने लायक पानी ही नहीं बचेगा? जब एक सभ्यता अपनी ही जीवन रेखा को जहर से भर देती है, तो क्या वो अपने अंत की शुरुआत नहीं कर रही होती? ये कैसा गहरा सवाल है जो हमेशा दिमाग में गूंजता रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल GK4 झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।